हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ बेटा, अब बातें नहीं। नेक्स्ट फैमिली एस्ट्रेसी। हाँ बेटा, बातें नहीं अब। हाँ, एस्ट्रेसी फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली। कुछ पॉइंट्स इस फैमिली में याद रखने अपने को। पहला जनरल पॉइंट, दिस इज द मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली। सेकंड पॉइंट, दैट इट शो maximum distribution. This family is the most distributed family in angiosperm all around the world. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एस्ट्रेसी और इंडिया में पोएसी। अगर हम एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें तो इसका पहला कैरेक्टर कैपिट्यूलम इनफ्लोरेसेंस। और जो कैपिट्यूलम इनफ्लोरेसेंस होता है, in this two type of florets are present, ray floret and the disc floret. रे फ्लोरेट जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। डिस्क फ्लोरेट ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल है। ठीक है बेटा। इसके बाद दोनों में ही पेपस प्रेजेंट होगा। केपी मींस कैलिक्स गेट मॉडिफाइड इन पेपस। कैलिक्स गेट मॉडिफाइड इन पेपस। सो नेक्स्ट कैरेक्टर पेपस। C5 ब्रैकेट, यहां पर A0 मींस एंड्रोशियम स्टेमन, एंड्रोशियम इज एब्सेंट मीन स्टेमन्स आर नॉट प्रेजेंट, और इसी वजह से हमने लिखा यूनिसेक्सुअल ओनली फीमेल। यहां पर अगर हम देखें दिस कंडीशन, सो हियर सिंजेंसियस कंडीशन, और सिंजेंसियस के साथ साथ एपी पेटेलस। इसके बाद G2 ब्रैकेट ऊपर लाइन, मतलब इंफीरियर ओवरी G2। तो यहां पर अगला कैरेक्टर इंफीरियर ओवरी, और इंफीरियर ओवरी के साथ एक और कैरेक्टर दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। हाँ भाई, बेसल प्लेसेंटेशन में नंबर ऑफ ओव्यूल 1 or many. A single ovule is present at the base of ovary, basal placentation. And the fruit is Cypsela. ठीक है बेटा। ज्यादातर जो कैरेक्टर हमने लिखे वो मॉर्फोलॉजी लिंक। इसमें आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम लर्न नहीं करना है, केवल कैरेक्टर लर्न करने हैं। पेपस, here what happen, the calyx get modified in hair like projection over the fruit surface, and this hair like projection is known as पेपस। अगली फैमिली आई जिसका नाम था पोएसी, एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस मोनोकॉट फैमिली। ये मोनोकॉट में सबसे ज्यादा एडवांस। तो एंजियोस्पर्म की सबसे एडवांस फैमिली कौन सी? मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म
Poaceae or Asteraceae? Monocot are more advanced than the dicot. Maximum distribution in India. अगर हम यहां देखें तो ये फैमिली इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ल्ड लेवल पर एस्ट्रेसी, इंडिया में पोएसी। पोएसी फैमिली को ही कहा जाता है ग्रैमिनी और द ग्रास फैमिली। यहां अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला आता है कल्म स्टेम। कल्म स्टेम मीन्स hollow internode, solid node. Second condition, spike of spikelet inflorescence. इस फैमिली में कंपाउंड स्पाइक कंडीशन आती है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट. Another thing here, bracteate zygomorphic bisexual P2 पेरियंथ जो होता है इसमें दो टेपल होते हैं एंड दीज टू टेपल्स आर नोन एज लॉडिक्यूल. ये टर्म याद रखना है. लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल इज अनदर टर्म फॉर द टेपल्स इन ग्रास फैमिली. केवल ग्रास फैमिली में लॉडिक्यूल कहलाएंगे. A3 G1 और समटाइम 3 सुपीरियर ओवरी. ठीक है बेटा. पेरियन टू टेपल्स लॉडिक्यूल कहलाएंगे. यहां पर अगर हम देखें तो एंड्रोशियम में 3 स्टेमन एंड गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम इज आइदर मोनोकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी. लेकिन यहां पर जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज फीदरी स्टिग्मा. फीदरी स्टिग्मा इज प्रेजेंट. फीदरी स्टिग्मा अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर विंड पॉलिनेशन. जो विंड पॉलिनेशन होता है जिन प्लांट में, उनमें फीदरी स्टिग्मा होती है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर आपको याद रखना है वो याद रखना है फ्रूट इज कैरियोप्सिस. कैरियोप्सिस अ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज, व्हीट, राइस, ये जो होते हैं अपने आप में एक सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं. ठीक है बेटा. देन नेक्स्ट फैमिली कुकुरबिटेसी. और कुकुरबिटेसी में जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली है इसमें मोनोइशियस प्लांट है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है. फ्लावर यूनिसेक्सुअल, प्लांट मोनोइशियस. याद रखो भाई, एंजियोस्पर्म में जो हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं दैट आर फॉर द फ्लावर. याद रहे, फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करेंगे यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और प्लांट के लिए हम टर्म यूज करेंगे मोनोइशियस एंड डायोशियस. मोनोइशियस, मोनोइशियस मींस एक में दोनों. एक में दोनों मतलब when male and female reproductive organ are present in the same plant, monoecious, and when male and female are present in different plant, dioecious. ये प्लांट की बात कर रहा हूं बेटा मैं. ठीक है बेटा. तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होगा लेकिन प्लांट मोनोइशियस होगा. मतलब एक ही प्लांट में इंडिविजुअल मेल फ्लावर और इंडिविजुअल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे. सेकेंड कैरेक्टर that is bicollateral vascular bundle. ये जो फैमिली होती है इस फैमिली में बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल होंगे. थर्ड कैरेक्टर that here
synandrous condition is present. Synandrous means stamen get fused. Total 5 stamens are present, and these 5 stamens, 2 fuse, then 2 fuse and 1 remain free. दो के 2 पेयर होंगे और एक अकेला रहेगा. Synandrous condition. इसके बाद parietal placentation and the inferior ovary. Ovary जो होगी inferior होगी, parietal placentation होगा, but it looks like exile. कुकुरबिटेसी में ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना है. और उसमें भी ये वाला पॉइंट, मोनोइशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल मार्क कीजिए. फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम मेनली 4 फैमिली के याद रखने भाई. पहली 4 फैमिली, हाँ भाई, एस्ट्रेसी में एग्जांपल पेज नंबर 195. सनफ्लावर, वन 195 पेज नंबर. सनफ्लावर, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, टेजेट्स, मैरीगोल्ड, गेंदा, और पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस वीड. और ये कांग्रेस वीड या कैरेट वीड, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलोंग विद द वीट. पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली, हॉल्डियम, ओराइजा सेटाइवा. बोल्ड जो दिए हुए हैं सीरियल्स में वो हॉल्डियम, ओराइजा सेटाइवा, सोरगम, ट्रिटिकम एंड मेज. इसके बाद सेकेरम, गन्ना. ठीक है बेटा. कुकुरबिटेसी में कुकुरबिट्स एंड गॉड्स, ये लिख लीजिए, इससे आपके सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे. कुकुरबिट्स एंड गॉड्स. ठीक है बेटा. सो दीज आर टोटल फैमिली, और इसी के साथ अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एंड इफ विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट or the sexual reproduction in flowering plant, sexual reproduction in flowering plants. And if we'll talk about the sexual reproduction, Panchanand Maheshwari is considered as the father of plant embryology in India. और इन्होंने एक बुक लिखा था, The Introduction of Embryology of Angiosperm. और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है
reproduction. And reproduction is a biological process by which living organism produces offsprings, and these offsprings which are similar to parental organism. एक स्टेटमेंट आता है बेटा, रिप्रोडक्शन अकर ओनली एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? हाँ पक्का? पहले तो मुझे बताओ, आप में से कितनों ने ये स्टेटमेंट सुना जो मैंने बोला? सुना कितनों ने? आप में से ज्यादातर ने ये स्टेटमेंट सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है रिप्रोडक्शन अकर ओनली एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सली ट्रू। रिप्रोडक्शन जो है केवल लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या था? आप पहले से प्रीडिटरमाइंड थे कि जब मैंने स्टेटमेंट बोला तो आप ये मानकर चल रहे थे कि चैप्टर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है, इसलिए आंसर नो जाएगा। लेकिन मैंने वो चीज पूछी नहीं आपसे। मैंने क्या पूछा? मैंने क्या बोला? रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स ट्रू, डेड डज नॉट रिप्रोड्यूस। जो भी डेड है या नॉन लिविंग है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इसीलिए रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला। बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स a process related to the living organism or life. So this process occur only and only in the living organism. It never occurs in dead. अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहां पर जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो there are two different type of reproduction. First is asexual reproduction and second is the sexual reproduction. Asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction, it is a simple process, it is a rapid process, but when unfavorable condition approaches, organism shifted to the sexual reproduction. चैप्टर नंबर 1 में एक लाइन दिया हुआ है कि इन जनरल लोअर ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स और द प्लांट्स यूजुअली शो द asexual reproduction because it is a rapid process, it is a simple process, but when unfavorable condition approaches, it shifted to the sexual reproduction. Reason: the offsprings which are produced by the sexual reproduction are genetically different, means variation are present. And as variation are present, these offsprings are more adapted to the unfavorable conditions. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आएंगे तो अडेप्टेशन बढ़ेंगे, और अडेप्टेशन बढ़ेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन में चांस ऑफ सर्वाइविलिटी ज्यादा होगी। इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें अनफेवरेबल कंडीशन में इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अनफेवरेबल में। ठीक है बेटा, क्योंकि वेरिएशन आएंगे तो अडेप्टेशन आएंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन दिस चैप्टर we study the Capsula plant. Capsula, this is a plant of Crucifery family. Capsula जो है इसको typical angiosperm माना because Capsula plant show most of the characters of general angiosperm plant,
एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर कैप्सुला में मिलते हैं, इसलिए कैप्सुला को एज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म मानकर स्टडी किया जाता है। कैप्सुला एंजियोस्पर्म में बेटा, और एंजियोस्पर्म में मेन जनरेशन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हाँ, डिप्लॉइड मींस मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, दिस इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, शूट एंड लीफ। ये जो होता है रूट, स्टेम और लीफ, और रूट, शूट एंड लीफ में डिफरेंशिएट होता है। एंजियोस्पर्म में बेटा होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस? हाँ, दिस इज हेटेरोस्पोरस प्लांट, मींस this capsula plant produces two different type of spores। याद रखो बेटा, हेटेरोस्पोरस कंडीशन स्पोर के बेस पर कही जाती है, गैमिट्स पर नहीं। ये जो कंडीशन बोलते हैं ना हम, हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। अगर किसी प्लांट स्पीशीज में दो अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, स्मॉल एंड द लार्ज, तो वो प्लांट स्पीशीज कहलाएगी हेटेरोस्पोरस। और इफ इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, देन इट इज नोन एज होमोस्पोरस। ऑल सीडेड प्लांट आर हेटेरोस्पोरस, ऑल सीडेड प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस। ठीक है भाई, कोई सा भी सीडेड प्लांट हो, सारे के सारे सीडेड प्लांट हेटेरोस्पोरस ही होंगे, और ये एक सीडेड प्लांट है इसलिए ये हेटेरोस्पोरस होगा। नाउ then the site of the sexual reproduction, that is the flower, and flower is a fascinating organ of angiosperm। fascinating, attractive, ये जो होता है अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव ऑर्गन। इसी तरह अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में फ्लावर में एक और बात दी हुई है कि फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स, रीजन बिहाइंड इट, अगर आप फ्लावर्स को देखो तो यहां पर फ्लावर का शेप अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। फ्लावर का साइज अगर आप देखो तो माइक्रोमीटर में फ्लावर का साइज से मीटर तक में फ्लावर का साइज होता है, इतना ज्यादा वेरिएशन। इसी तरह से फ्लावर में कलर्स, जितने कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कलर फ्लावर्स में होते हैं। शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट के फ्लावर में अलग अलग होता है, इसीलिए इसको बोला गया मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। अब अगर हम देखें तो फ्लावर्स जो है, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट होते हैं। All the event of sexual reproduction occurs inside the flower, and that's why it's known as embryological marvels। ठीक है भाई, तो यहां पर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। देन फ्लावर इज कंसिडर्ड एज अ मॉडिफाइड शूट, और ये जो मॉडिफाइड शूट है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है थैलेमस, and this thalamus is a modified stem। पूरे फ्लावर की बात कर रहे हैं, मदर एक्सिस से जो फ्लावर एरियाइज हुआ वहां से लेकर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना वो पूरा एक फ्लावर कहलाता है, और वो फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट कहलाता है। और इसी मॉडिफाइड शूट पर एक छोटा सा स्टेम आता है, और वो स्टेम है थैलेमस, और इसी थैलेमस पर फिर नोड और इंटरनोड होते हैं जिन पर अलग अलग फ्लोरल लीफ होते हैं। कितने नोड? हाँ भाई, कितने नोड?
4 बताए थे मॉर्फो मैंने, पहले नोड पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दे आर द वर्ल। और इनका अपेंडेज, कैलिक्स का अपेंडेज सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन, चौथा कार्पल। और इन चारों को कहा जाता है फ्लोरल लीफ, और इसीलिए इसको कहा गया मॉडिफाइड शूट। अब प्रॉब्लम यह आया कि मैंने आपसे बोल तो दिया कि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, लेकिन कहीं दिखा तो नहीं हमें, क्योंकि इंटरनोड हाईली कंडेंस हो गया। अब हमें कैसे पता लगा कि इंटरनोड हाईली कंडेंस है? तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है। अगर हम बात करें इंटरनोडल इलोंगेशन की, नॉर्मल कंडीशन सबसे नीचे थैलेमस होगा, थैलेमस के ठीक ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बिल्कुल पास पास। नॉर्मल कंडीशन ये कहेगी। जैसे यहां पर हम देखें, ये थैलेमस हो गया, इस थैलेमस पर ये सेपल्स आ गए, कैलिक्स आ गया, इसी के ठीक ऊपर पेटल्स आ गए, ये स्टेमन आ गए, और सबसे ऊपर यहां पर ये कार्पल आ गया, बिल्कुल पास पास। ठीक है बेटा। लेकिन समटाइम व्हाट हैपन, द इंटरनोड इन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला बिकम एनलार्ज्ड। मतलब क्या हुआ कि ये थैलेमस, यहां पर ये सेपल, कैलिक्स, और इसके बाद एक ब्रांच सा निकल गया, ये इंटरनोड। और इस इंटरनोड पर अब यहां पर आया कोरोला, ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, और कैलिक्स और कोरोला के बीच का इंटरनोड इलोंगेट हो गया, हमें दिखने लग गया। और जब हमें ये दिखने लग जाएगा, तब इसको बोल देंगे हम एंथोफोर। एंथोफोर। और फिर यहां पर ये स्टेमन एंड द कार्पल, इंटरनोडल इलोंगेशन। मतलब कंडीशन क्या हो गई, टी के और सी ये इलोंगेट कर गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, और जब ये इलोंगेट कर गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम एंथोफोर। मतलब यहां पर हमें डिस्टिंक्ट नोड भी दिखाई दे रहा है, इंटरनोड भी दिखाई दे रहा है। और जब हमें नोड और इंटरनोड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इट इज अ शूट। अगली कंडीशन देखें, तो अब यहां पर क्या होता है, के और सी तो पास पास हैं, लेकिन सी और ए के बीच का इंटरनोड एनलार्ज कर गया। जैसे यहां पर के और सी का किया था, यहां पर सी और ए का कर गया, तो इसको बोल देंगे हम एंड्रोफोर। नेक्स्ट कंडीशन, टी के सी, ए और जी, के सी और ए बिल्कुल पास पास, लेकिन ए और जी ये एक दूसरे से दूर हो गए। एंड्रोशियम यहां से निकल रहा है और गाइनोशियम यहां से निकल रहा है, तो इसको बोल देंगे हम गाइनोफोर। कभी कभी क्या होता है, सी और ए और जी दो इंटरनोड एक साथ इलोंगेट कर जाते हैं। सी और ए के बीच का इंटरनोड इलोंगेट कर गया, ए और जी के बीच का इंटरनोड इलोंगेट कर गया, तो गाइनोफोर भी हो गया और एंड्रोफोर भी हो गया। और जब ये दोनों हो गए, तब इसको बोल दिया
gynandrophore, and this gynandrophore is present in Cleome gynandra. This gynandrophore, this condition is present in Cleome gynandra. ठीक है बेटा, अगर हम देखें तो एंथोफोर इज प्रेजेंट इन सिलेन, एंड्रोफोर इन पैसिफ्लोरा, गाइनोफोर इन कैपेरिस और गाइनेंड्रोफोर इज क्लियोम गाइनेंड्रा। ठीक है बेटा, ये इंटरनोडल इलोंगेशन, और इससे हमें ये पता लगा कि नोड और इंटरनोड फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियोम गाइनेंड्रा याद अच्छी तरह करना है। क्लियोम प्लांट है बेटा, ये अपना इन जनरल अपन यूज नहीं करते बेटा इस प्लांट को। चलिए, तो ये कैरेक्टर ये शो कर रहे हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। बाकी के कैरेक्टर अपन मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुके थे। अब बात आती है टाइप ऑफ प्लांट्स on the basis of flowering, and first type that is known as monocarpic plant। ये अपने 12th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक मीन्स प्लांट which flowers only once in life। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग हो गई उसके कुछ टाइम बाद प्लांट स्वाहा, हाँ, मर जाता है। ऑल एनुअल प्लांट प्लस ऑल बाइनियल प्लांट्स, जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं, जितने भी बाइनियल प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे एनुअल और बाइनियल प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं। याद रखना, जब इनमें फ्लावर आ गया उसके कुछ टाइम के बाद ये सीड प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। एनुअल, एनुअल मींस अ प्लांट विच सर्वाइव ओनली फॉर वन सीजन। सीजन की बात होती है बेटा। अगर कोई प्लांट केवल एक सीजन ग्रो करे तो उसको बोलेंगे एनुअल। अगर किसी प्लांट में ग्रोथ 2 सीजन हो, सर्वाइव 2 सीजन तक हो, तो वो कहलाएगा बाइनियल प्लांट। ठीक है बेटा, एक सीजन मतलब जैसे विंटर के स्टार्ट में सो किया गया और विंटर के एंड में हार्वेस्ट कर लिया गया। विंटर के स्टार्ट में एक मिनट बेटा, हाँ, विंटर के स्टार्ट में सोइंग की गई और विंटर के एंड में हार्वेस्ट कर लिया गया, या समर के स्टार्ट में सोइंग की गई और समर के एंड में हार्वेस्ट कर लिया गया, एनुअल प्लांट। ठीक है बेटा, बाइनियल, बाइनियल मींस टू सीजन्स, कि विंटर के स्टार्ट में सोइंग की गई और समर के एंड में जाकर हार्वेस्ट किया गया, तो एक पूरा विंटर सीजन हो गया, एक समर सीजन हो गया, तो ये बाइनियल। और बाइनियल में फर्स्ट सीजन इट शो ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड सेकेंड सीजन इट शो द फ्लावरिंग, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड सीजन प्लांट डाई। ठीक है बेटा, बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं 2 सीजन सरवाइव करेंगे, लेकिन इनके पहले सीजन में यहां पर फर्स्ट सीजन ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड सीजन दैट इज फ्लावरिंग। तो इनमें भी फ्लावरिंग एक ही बार होगी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इन बाइनियल प्लांट फ्लावरिंग अकर्स वंस, ट्वाइस, वंस। ठीक है बेटा, एक ही बार फ्लावर करेंगे।
अब अगर यहां पर हम देखें तो ये जो एनुअल प्लांट बाइनियल है या मोनोकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक प्लांट क्लियर कट, monocarpic plant show the clear cut difference in vegetative growth, vegetative phase, reproductive phase and senescent phase. अगर आप देखो तो जो एनुअल और बाइनियल प्लांट है, स्टार्ट में इनमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक इनमें केवल और केवल लीफ और ब्रांचेस आते जाएंगे, पर्टिकुलर टाइम के बाद इनमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। जब ये फ्लावरिंग कंप्लीट होने वाला होगा तो प्लांट में एजिंग शुरू हो जाएगी, सेनिसेंस शुरू हो जाएगी और प्लांट मर जाएगा। मतलब इन प्लांट में आपको वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंट फेज तीनों के तीनों डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई होंगी। क्लियर है बात? सेकेंड टाइप, हाँ बेटा, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, दैट इज द पॉलीकार्पिक, एक मिनट रुक जा बेटा, पॉलीकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट they flowers more than once in life or flowers many time in life। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद फ्लावरिंग बार बार होती है। ये ऐसे प्लांट हैं जो रिपीटेडली फ्लावरिंग शो करते हैं, जैसे मैंगो। मैंगो में अगर आप देखो तो फर्स्ट 4 to 5 years केवल वेजिटेटिव ग्रोथ आएगा, लेकिन 5th ईयर के बाद जब इनमें फ्रूट आने लगेंगे, जब इनमें फ्लावरिंग आने लगेगी तो लाइफ लॉन्ग हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग आएगी। तो लगातार ये कई बार फ्लावरिंग करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। एंड पॉलीकार्पिक प्लांट मोस्ट ऑफ perennial plants, most of perennial plants are polycarpic। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का सिंपल डिफरेंस है कि जिस प्लांट में लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग आए और फ्लावरिंग के बाद प्लांट मर जाए, मोनोकार्पिक। और पॉलीकार्पिक जिनमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लगातार लाइफ लॉन्ग एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग हो, तो वो कहलाएंगे पॉलीकार्पिक। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, these are the plant on the basis of duration or life span। Annual, biennial and perennial are plants on the basis of life span, कि कितना जिएंगे। And monocarpic and polycarpic, they are on the basis of flowering। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम पॉलीकार्पिक प्लांट की बात करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द क्लियर कट वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंट फेज इन पॉलीकार्पिक प्लांट। क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम ये आता है बेटा, जैसे मैंगो का ही हम केस लेते हैं कि मैंगो में 5 साल तक वेजिटेटिव फेज हुआ, वो दिखाई देगा हमें, क्योंकि उस समय कोई फ्लावर नहीं आ रहा है, तो वो वेजिटेटिव फेज है, क्लियरली दिखाई दिया। जब पहली बार फ्लावर आया, रिप्रोडक्टिव फेज दिखाई दी, लेकिन फ्लावरिंग के बाद एक फ्लावरिंग से दूसरी फ्लावरिंग के बीच में एक ऐसा ड्यूरेशन आ गया जहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। पहले वेजिटेटिव हो रही थी, फिर रिप्रोडक्टिव होगी, फिर वेजिटेटिव हो गई, और फिर उसके आगे रिप्रोडक्टिव। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेज, इन तीनों के बीच में क्लियर कट डिफरेंस शो नहीं होता। यहां आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, interflowering period is known as mature phase। ठीक है बेटा,
अब मैंने यहां पर लिखा मोस्ट ऑफ पेरेनियल प्लांट, मींस देयर आर सर्टेन पेरेनियल प्लांट्स विच आर मोनोकार्पिक। एक बात याद रखना बेटा, इधर देख लो एक बार, एनुअल और बाइनियल बिना किसी एक्सेप्शन के मोनोकार्पिक होते हैं, लेकिन पेरिनियल, ज्यादातर पेरिनियल तो पॉलीकार्पिक हैं, बट देयर आर सर्टेन पेरिनियल प्लांट विच आर मोनोकार्पिक। अगर हम यहां देखें तो एक प्लांट आता है बैम्बू। बैम्बू जो होता है इट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, कई साल तक जीता है। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल? हाँ, पेरिनियल, लेकिन फ्लावरिंग एक ही बार। तो प्लांट मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक। इसी तरह एक प्लांट होता है अगेव अमेरिकाना, सेंचुरी प्लांट। दिस प्लांट सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, लेकिन ये प्लांट भी एक ही बार फ्लावरिंग करता है, मतलब प्लांट पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक। इसी तरह से एक और केस आता है हमारा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। हाँ बेटा इधर देख लेना अब, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप में से ज्यादातर ये सोचते हैं कि ये हर 12 साल में फ्लावर करता है। ये 12 साल में एक ही बार फ्लावर करता है, और जिस साल फ्लावरिंग होती है उसी साल प्लांट मर जाता है। हाँ, ये द लाइफ स्पान ऑफ दिस प्लांट इज 12 ईयर, मतलब पेरेनियल हो गया, लेकिन 12th ईयर के एंड में फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के बाद ये प्लांट मर जाएगा। जब ये फ्लावरिंग होती है तो पूरा का पूरा हिली ट्रैक्ट जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, लास्ट फ्लावरिंग जो हुई थी इसमें 2018 में हुई थी। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको, एक मिनट बेटा, इंडिया में कई जगह पर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना मिलता है और उनमें अलग अलग टाइम पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा हिल्स है। उसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि 2018 में फ्लावरिंग हुई थी। ठीक है बेटा, तो 2018 में लास्ट फ्लावरिंग हुई थी। एनसीईआरटी 2006, तो 2006 के बाद 2018 में फ्लावरिंग हो चुकी है। सो बैम्बू, अगेव, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, these three plants are perennial plant but monocarpic plant। बेटा बातें नहीं, ये तीनों के तीनों प्लांट पेरेनियल तो हैं लेकिन मोनोकार्पिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों प्लांट में भी वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज तीनों के तीनों वेल डिस्टिंक्ट होंगे। These three plants also show the clear-cut difference in the vegetative phase, reproductive phase, and the senescent phase। क्लियर है बात? तो याद रहे, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इट्स अ पेरेनियल प्लांट बट द मोनोकार्पिक प्लांट। नाउ we'll talk about the actual process of sexual reproduction। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट ऐसे किया हमने कि पहले 11 साल तक केवल और केवल इसमें ब्रांच और लीफ आए, मतलब पहले 11 साल जो थे उनके लिए हमने बोल दिया वेजिटेटिव फेज। अब 12th ईयर में इनमें फ्लावरिंग आई, और जब फ्लावरिंग आई तो हमने बोल दिया रिप्रोडक्टिव फेज, और 12th ईयर के एंड में इनमें सेनेसेंस आया, और सेनेसेंस के बाद डेथ आया। तीनों फेज डिफरेंशिएट। मोनोकार्पिक, ये सिंपल सी बात याद रखो,
जो प्लांट मोनोकार्पिक होगा उसमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज डिस्टिंक्ट होंगे, चाहे वो एनुअल हो, बाइनियल हो, पेरेनियल हो। ठीक है बेटा, पॉलीकार्पिक प्लांट में आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देन sexual reproduction, and sexual reproduction, it involve two phenomena. First is gamete formation and second is fusion of gametes. हाँ भाई, sexual reproduction, a type of reproduction in which formation of gamete and fusion of gametes occur, that reproduction is known as sexual reproduction. दोनों में से एक कैरेक्टर लेना है, कौन सा लें? एक लेना है दोनों में से, बोलो भाई। अगर हमें बाई चांस दोनों में से एक कैरेक्टर लेना हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लांट और लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म which show the sexual reproduction with they do not produce gametes, and best example is fungi. फंजाई जो होते हैं, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन फंजाई में कई सारे फंजाई ऐसे हैं जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है बेटा, इसी तरह से कभी कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन जाता है। 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 asexual reproduction, वहां पर दिया हुआ है asexual reproduction is a type of reproduction which occur with or without gamete formation. With or without gamete formation मतलब ऐसा कौन सा asexual reproduction है जिसमें गैमेट बनता है? हाँ भाई, asexual reproduction in which gametes are formed. हाँ, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल गैमेट एग बनता है, लेकिन ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। हनीबी, मेल हनीबी। तो पार्थेनोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वहां पर गैमेट बन रहा है। लेकिन कहीं भी ये कंडीशन नहीं है कि फ्यूजन ऑफ सेल और फ्यूजन ऑफ गैमेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता हो। ये फीचर केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा। फ्यूजन ओनली एंड ओनली अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू थिंग्स आर देयर, गैमेट फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। मच बिफोर the actual appearance of a flower, events related to the flower formation started. ठीक है बेटा, एनाटॉमी में बताया था, दोबारा बता रहा हूं। much before the actual appearance of flower, the events related to the flower formation started, and during this period several hormonal and environmental changes occur. जैसे अगर हम देखें तो प्लांट में अब फ्लोरिजन बनने लगता है, इस समय पर फोटो पीरियड इफेक्ट करने लगता है, और इन दोनों की वजह से द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट मॉडिफाइड इन फ्लोरल मेरिस्टेम, एंड दिस फ्लोरल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस द फ्लोरल प्रीमोल्डिया। शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां पर अगर हम देखें तो ड्यूरिंग फ्लावरिंग द शूट एपिकल मेरिस्टेम get modified in floral meristem, and this floral meristem produces the floral primordia, और ये floral primordia produce inflorescence, अगर inflorescence है तो। अगर inflorescence नहीं है, then this floral primordia direct produces the फ्लोरल बड। अगर इनफ्लोरोसेंस है तो इस इनफ्लोरोसेंस में बनेगा फ्लोरल बड, एंड दिस फ्लोरल बड प्रोड्यूसेस द फ्लावर।
ठीक है भाई, एंड दिस फ्लावर एनक्लोज द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। अब अगर हम देखें इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, it includes the formation of gamete and transfer of gamete। यहां पर एक चीज याद रखो, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, और एंजियोस्पर्म आइसोगेमस अनाइसोगेमस oogamous? हाँ भाई, आइसो अनाइसो oogamous। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर motile और नॉन मोटाइल? both are non motile। both are produced in two different gametangia और sporangia। दो अलग अलग जगह बन रहे हैं, तो गैमेट दो अलग अलग जगह बन रहे हैं, लेकिन वहां से अगर हम देखें तो ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द ट्रांसफर ऑफ गैमेट। सेकंड इज द fertilization event, and third is the post fertilization event। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और ये तीनों इवेंट मिलकर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और इवेंट्स एंड द स्ट्रक्चर। और अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो इसमें पहला आएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और दूसरा आएगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है भाई, दो इवेंट्स, पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, और दो स्ट्रक्चर आएंगी, पहला एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम। ठीक है बेटा, पहले हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। यहां तक बोलिए बेटा। बोलो बेटा। चलें आगे बेटा। अब हम सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हर्ल। और मेल रिप्रोडक्टिव हर्ल जो होता है, ये होता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ stamen, and stamen it considered as equivalent to the microsporophyll। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अ सिंगल स्टेमन। एंड अ सिंगल स्टेमन इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, mainly 2 parts। The upper one is anther, distal part anther, this is filament, and anther is connected to the filament by connective, and this connective has the vascular tissue of anther। जो एंथर होता है उसके वैस्कुलर टिश्यू
इसी कनेक्टिव रीजन में प्रेजेंट होंगे। याद रखना भाई, जो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होंगे ना एंथर के लिए, वो इसी कनेक्टिव में होते हैं। ईच एंथर इज हैविंग 2 lobes. These are known as anther lobe. And each lobe contains 2 theca. इधर देखो बेटा, अगर हम देखें तो ये हमारा एक एंथर है, ठीक है बेटा। इस एंथर को अब हमने ट्रांसवर्जली कट किया, और जब हमने ट्रांसवर्ज कट किया तो इस तरह से ये हमें दिखाई दिया। ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes. 2 लोब हो गए बेटा। ये पूरा एंथर है बेटा, पूरा ऊपर से नीचे तक। इसको अपन ने ट्रांसवर्ज कट किया है। ट्रांसवर्ज कट किया तो ये हमें इस तरह से दिखाई देने लगा। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। 2 lobes आर देयर, बोलो। एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका। एक्चुअली में एनसीईआरटी ने पोलन सेक को थीका माना है। एनसीईआरटी ने पोलन सेक को थीका माना है, और इसलिए वहां पर बोला है ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका। तो यहां अगर आप देखो तो ये दोनों, ठीक है बेटा, ये पूरा एक एंथर लोब हो गया, ये पूरा एक एंथर लोब हो गया। 2 एंथर लोब, 2 थीका। एक्चुअल में जो होता है, ये तो मैंने एनसीईआरटी का बताया आपको, एक्चुअली में लोब इज इक्विवेलेंट टू द थीका। लोब इज इक्विवेलेंट टू द थीका, ठीक है बेटा। लेकिन अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। एनसीईआरटी भी एक बात बोलती है जो हम बोल रहे हैं कि एंथर इज डाइथिकस। एंथर ने चाहे डिफाइन गलत किया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो टर्म लाए वो लाए डाइथिकस। और हम भी यही कह रहे हैं कि एंथर इज अ डाइथिकस स्ट्रक्चर। सो 2 थीका आर प्रेजेंट। each anther lobe consists of 2 theca, and each anther lobe is having 2 microsporangia. ये एक पूरा एंथर लोब, और इस एंथर लोब में ये स्ट्रक्चर, एक गोल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना बेटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया 4. So a normal anther is डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा a longitudinal groove runs throughout the length of anther separating the theca। ठीक है बेटा, ये लेंथ वाइज पूरा एंथर, और इस लेंथ वाइज एंथर में ये वाला ग्रूव, ये ग्रूव, इस ग्रूव को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट द 2 थीका। देख लो भाई, हो रहा है। A longitudinal groove runs throughout the length of anther and separate the 2 theca. Is it clear? अब in each pollen sac, microsporangia later on get converted in pollen sac. Microsporangia और pollen sac में डिफरेंस, जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन बन जाएगा, पोलन ग्रेन जानते हो, जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन बन जाएगा तब हम इसको बोल देंगे पोलन सेक। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। यहां से लेकर इस तरह था बेटा, ये ऐसे ही था ना, अपन ने यूं कट किया है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें पूरे के पूरे में माइक्रोस्पोरिया पोलन सेक, पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। पोलन सेक कितने, माइक्रोस्पोरेंजिया कितने, लॉब कितने, क्लियर, बोलो। सो हियर each anther is
bilobed, diathecus and tetrasporangiate. Microsporangia later on form pollen sac. क्लियर है बात यहां तक बेटा? डाइथिकस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, द थीका इज इक्विवेलेंट टू द पोलन सेक. ठीक है बेटा? और इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका. एक्चुअल में थीका इज इक्विवेलेंट टू द लोब्स. ठीक है? लेकिन अपने को एनसीईआरटी का मानना है बेटा. वहां पर जब भी आएगा वो एंथर की बात करेगा और एंथर की पूछेगा तो आपको डाइथिकस ही बताना है. एनसीईआरटी भी डाइथिकस बोल रही है, हम भी डाइथिकस बोल रहे हैं. एनसीईआरटी ने स्लाइटली डेफिनेशन में प्रॉब्लम किया है. सही तो यही है कि एक एंथर में 2 थीका होते हैं. मैं भी यही बोल रहा हूं, एनसीईआरटी भी यही बोल रही है. लेकिन एनसीईआरटी ने जो थीका को डिफाइन किया है वो स्लाइटली गलत कर दिया है. डिफाइन जो किया है उन्होंने क्या किया है, अ लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, तो उन्होंने पोलन सेक को थीका मानकर डिफाइन किया है. ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन वन एंथर, तो क्योंकि एंथर डाइथिकस है. ठीक है? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि थीका इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द लोब्स. एक्चुअली तो डाइथिकस हो गया. एनसीईआरटी ने भी यही कहा कि एंथर डाइथिकस होता है, लेकिन जब एनसीईआरटी ने डिफाइन किया थीका को, वहां थोड़ा सा गड़बड़ किया है. होते तो 2 ही है. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल एंथर इज, तो डाइथिकस ही है, टेट्राथिकस नहीं है. एनसीईआरटी भी डाइथिकस बोल रही है, हम भी डाइथिकस बोल रहे हैं. उन्होंने ईच लोब में बोल दिया, वो गड़बड़ होगी. तो वो ईच लोब में कभी नहीं पूछेगा, और अगर पूछ ले तो 2 थीका बताकर चल देना. सीधी सी बात है. Now, so here that is the anther. Now if we'll talk about the structure of anther and the microsporangia. Structure of anther and anther, this is bilobed, diathecus and tetrasporangiate. And each anther is initially a tetragonal structure. अगर हम यहां पर एक एंथर की बात करें तो एंथर जो होता है ये इस तरह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है और इस ट्रांसवर्स सेक्शन को हम यहां पर देख रहे हैं. तो इट्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर and different wall layers are present. बेटा बातें नहीं. सबसे बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर and outermost protective layer is known as epidermis, and this epidermis is a single layer structure. ये एपिडर्मिस, इसके अंदर की तरफ दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस सेकेंड लेयर
This is known as एंडोथीशियम। फिर इसके अंदर यहां पर this layer, this is the middle layer, and these three layers are involved in the protection and dehiscence of anther। ये तीनों के तीनों लेयर प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर में इन्वॉल्व होंगे। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एंथर डेहिसेंस होगा, एंथर फटेगा, और उनमें ये तीनों लेयर, लेकिन मेनली एंडोथीशियम। इसके अंदर की लेयर, दिस लेयर इज नोन एज tapetum, and inside this large number of microspore mother cell are present or the pollen mother cell are present। ठीक है भाई, 4 लेयर। नंबर जो मैंने लिखा, it indicates the thickness। epidermis single layer thick, endothelium single layer thick, middle layer 1 to 3 layer thick, and tapetum 1 layer thick। epidermis diploid, endothelium diploid, middle layer diploid, microspore mother cell डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मदर सेल है बेटा, और मदर सेल डिप्लॉइड होगी, और ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर चारों कॉर्नर पर होंगे। दिस इज 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। जस्ट लाइक दिस हियर ऑल्सो सो दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट, और सेंटर में यहां पर ये कनेक्टिव, and this connective contains the vascular tissue of anther। अगर हम इसका एक का पार्ट लें, सेल्यूलर डायग्राम देखें जो एम्स में पूछा गया था। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा। ठीक है भाई, सबसे पहले एपिडर्मिस, सेकेंड इज हाँ भाई इधर देखो, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, जब एम्स हुआ करता था, ये डायग्राम दिया गया था और लेबल किया गया था ए बी सी डी ई। आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड what is A, B, C, D and E? What is A? Epidermis. B, C, D,
हाँ भाई डी। हाँ, गलती यही हुई थी कि ए बी सी डी मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो एरो था उसकी गड़बड़ हो गई थी। हाँ वही कर दी गई थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो डी, डी इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड ई इज द टेपिटम। क्लियर है बेटा? बोलो बेटा। याद रखो, जब माइक्रोस्पोरेंजिया इमेच्योर होता है, when microsporangia is immature, it is filled with compactly packed microspore mother cell, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन बना सकता है, इसलिए इसको पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम लेते हैं अलग अलग लेयर के फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इफ विल टॉक अबाउट द, हाँ जी क्या चीज बेटा? दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एंड ड्यूरिंग इमेच्योर कंडीशन माइक्रोस्पोरेंजिया, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहां पर पूरे में माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे हुए होंगे, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन बना सकता है, इसलिए इसको पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल सिनोनिमसली यूज होते हैं। अपन एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं बेटा केवल। अगर हम यहां पर देखें इस तरह से ये स्ट्रक्चर, द फर्स्ट लेयर and this layer is epidermis, and this layer is outermost protective layer, and this layer is made up of parenchyma, parenchymatous layer सबसे पहला, then elongated cell, these are the elongated cell, and this layer is endothecium, and endothecium is outermost parietal layer। ये जो लेयर है, this layer is known as parietal layer, and this is involved in the dehiscence of anther. Dehiscence of anther occurs only and only, dehiscence of anther occurs due to the endothecium with the help of epidermis, endothecium and middle layer। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है dehiscence of anther occurs due to endothecium, dehiscence of anther occur with the help of epidermis, endothecium, मिडिल लेयर। ठीक है बेटा? अब यहां अगर हम देखें तो एंडोथीशियम, द इनर वॉल एंड द रेडियल वॉल, इधर देखो बेटा, ये एक सेल ले हम, ये वाला वॉल है इनर वॉल, और ये वाला वॉल ये है रेडियल वॉल। ये वाला वॉल, this wall is inner wall, and this inner wall is having the cellulose deposition, or on this layer fiber of alpha cellulose are present. In endothecium cell alpha cellulose thickening on radial and inner wall
जो रेडियल और इनर वॉल है, यहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर होंगे। एंड अल्फा सेल्यूलोज इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अल्फा सेल्यूलोज का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर नहीं है, ड्राई है, तो वाटर लूज कर देगा। याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर दोनों तरफ चलता है। जैसे अपना कॉमन सॉल्ट नमक होता है बेटा, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में नमक वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, गीला हो जाता है। और गर्मी के दिनों में अगर नमक में पानी गिर भी जाए ना, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही ड्राई हो जाता है वो। वही कंडीशन यहां है बेटा। ये अल्फा सेल्यूलोज फाइबर है, और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का एक कैरेक्टर होता है कि व्हेन वाटर इज अबंडेंट, व्हेन वाटर इज अवेलेबल, इट एब्जॉर्ब द वाटर, एंड व्हेन वाटर इज नॉट देयर, इट लूज वाटर। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ दिस रेडियल वॉल इज ऑल्सो हैविंग द कैलोस बैंड। हियर कैलोस बैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट। कैलोस बैंड ऑन रेडियल वॉल। ठीक है बेटा। इधर देखो, ड्राई एनवायरमेंट है, पानी नहीं है, तो ये एंडोथीशियम सेल, इनकी जो अल्फा सेल्यूलोज फाइब्रस थिकनिंग है, वहां से वाटर लॉस होगा। सेल से वाटर लॉस हुआ, सेल से वाटर लॉस हुआ तो सेल का साइज डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज कहां से होगा? बाहर से या अंदर से? थोड़ा सा सोच के बोलना। अंदर वाला वॉल थिक है, अंदर वाला वॉल थिक है, बाहर वाला वॉल थिन है, तो कहां से साइज डिक्रीज होगा? बाहर से, अंदर से? हाँ, हाँ बेटा इधर देखो, अंदर वाला वॉल, इनर वॉल, रेडियल वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। जब सेल से वाटर लॉस होगा तो इनर वॉल जो है उसका साइज चेंज नहीं हो सकता। रीजन है थिक है। अंदर वाला वॉल थिक होने की वजह से अपना साइज चेंज नहीं कर सकता। साइज का जो चेंज होगा वो केवल और केवल बाहर वाले में या आउटर में होगा, और उसी की वजह से डेहिसेंस होता है। ये अपन बाद में देखेंगे। एंड दिस डेहिसेंस अकर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज नॉन एज स्टोमियम। और जो स्टोमियम होता है, स्टोमियम पर ना तो कैलोस वेंड होते हैं और ना फाइबर थिकनिंग होती है। 3 क्वेश्चन। पहला, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स ड्यू टू, हाँ भाई, ड्यू टू। सेकेंड, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर विद द हेल्प ऑफ, हाँ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। तीसरा क्वेश्चन, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स एट, अकर्स कहां पर होगा? स्टोमियम रीजन पर। एंड स्टोमियम is the place where either endothelium is absent, or if present then these thickening and bends are not present. तो इस पूरे के पूरे में सबसे वीक स्टोमियम हो गया, और इसी वजह से स्टोमियम से एंथर फट जाता है। ये समझ में आया बेटा? बोलो बेटा। रेडियल और इनर वॉल समझ में आई? ये वाला वॉल इनर है और ये वाला वॉल रेडियल है। देन inside to this third layer is there, and this layer is 1 to 3 layer thick. This layer is known as
middle layer, and this middle layer, this is involved in storage of food, and this layer is short-lived layer. याद रहे, ये लेयर फूड स्टोर करके रखता है, प्रोवाइड नहीं करता है. ये गोडाउन है, गोडाउन में स्टोरेज होता है, बिक्री नहीं होती है. ये फूड को स्टोर करके रखेगा, लेकिन प्रोवाइड करने का काम टैपेटम का. दिस स्टोर द फूड एंड दिस फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टैपेटम लेयर. और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद ये लेयर डीजनरेट कर जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है भाई. इट स्टोर द फूड मटेरियल and this food material is absorbed by the tapetum, so this layer becomes short lived and degenerate. और एक चीज याद रखना, जब तक ये लेयर डीजनरेट नहीं होगा डेहिसेंस नहीं होगा. मैंने बोला ना आपसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, तो मिडिल लेयर डीजनरेट होकर हेल्प करता है. जब तक ये डीजनरेट नहीं होगा डेहिसेंस नहीं होगा. Inside to this, the nutritive layer, and this nutritive layer, this is having dense cytoplasm, usually have more than one nucleus. And this layer is known as tapetum. ये जो लेयर है, ये लेयर होता है टैपेटम. एंड टैपेटम इज यूजुअली पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट. अगर आप यहां देखो तो यहां पर मैंने सबके आगे प्लॉइडी लेवल लिखा, टैपेटम के आगे नहीं लिखा. देख लो आप. रीजन है कि ये जो टैपेटम सेल होती हैं, दीज आर पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट. अब यहां पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ दीज टैपेटम सेल बिकम पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट. पॉलीप्लॉइड, हाँ भाई, पॉलीप्लॉइड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से तो मल्टी न्यूक्लिएट बनेगी बेटा. पॉलीप्लॉइडी अकर ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अकर ड्यू टू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है बेटा. टैपेटम से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. यहां तक बोलो बेटा. इस पूरे में कहीं किसी को कंफ्यूजन बेटा? एंडोमाइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखेंगे अपन. पेरिनियल प्लांट सर्वाइव फॉर मेनी सीजन और ईयर्स, विच इज टर्म इज बेटर? दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो. प्रीमोल्डिया मींस इनिशियल स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा.